कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। रात के समय सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सो चुके थे। विविधा नींद में करवटें बदल रही थी और उसके चेहरे पर पसीने आने लगे थे, जैसे वो सपने में ही भागी जा रही हो। रेतीली जमीन पर विविधा के पैर धंसते जा रहे थे और वो भागती हुई हाफ रही थी। भागते हुए उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसका गला सूख रहा था। पानी का कोई स्रोत भी आसपास नहीं थी। सुनसान सी जगह जहां न रास्ता है न कोई गाड़ी की आवाजाही। आसपास एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है। वो एक ऐसी जगह पर थी जिससे वह अनजान थी। मदद के लिए वह आवाज लगाती है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। थक हार कर वो इस रेतीली भूमि पर ही बैठ जाती है। लेकिन तभी उस रेत पर एक एक कर हाथ रेत से बाहर निकल रहे थे। पूरी रेतीली जमीन पर सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आते हैं। विविधा को डर दहशत से चीख निकल जाती है। तभी वह चौंक जाती हुई उठती है। हफ्ते हुए वो अपने आसपास देखती है, जहां तनु उसके पास खड़ी हुई कहती है, कब से आवाज लगा रही हूं तुझे, उठ ही नहीं रही। तनु अपना सामान समेटती हुई विविधा से कहती है। विविधा अपने चेहरे पर पसीने पोंछते हुए खिड़की से बाहर वहां का माहौल देखती है। विधु, जल्दी अपना सामान उठा ले, हम राजस्थान पहुंच चुके हैं। तभी से तो यही कह रही थी, लेकिन मैडम जी तो अपने कुंवारसा के सपने में खोई हुई थी। तनु सामान समेटती हुई खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। विविधा सपने से अचानक जागते हुए बाहर देखती हैं। वहां का नजारा ही कुछ अलग था। वो खुद को नियंत्रित करती है, क्योंकि ऐसे सपने उसे हमेशा आते रहते हैं, जिससे विविधा अपने आप को नियंत्रित करना जानती थी। उसे तनु की बात का कोई ध्यान नहीं था। तभी तनु उसे झकझोरते हुए कहती है, अब तो चल, सब जा चुके हैं, तेरा ही वेट कर रहे हैं सभी। तभी विविधा अपना सामान लिए तनु के साथ ट्रेन से बाहर उतरती है। राजस्थान में उसका पहला कदम था। धूप की किरण उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वही दूर से आता हुआ उसे अथर्व दिखाई पड़ा। एकाएक उसे देखते हुए एक दृश्य सामने नजर आने लगा। राजदरबार, उसमें प्रवेश कर रहा एक राजकुमार, जिसके चेहरे पर मीठी मुस्कान। राजश्री मुकुट, राजश्री वस्त्र आभूषण आदि पहने वो राजदरबार में प्रवेश करता है। उसके स्वागत पर फूलों की झरोखे बिछाए जा रहे हैं। तभी अचानक से ट्रेन की आवाज आती है। विविधा अपनी तंद्रा से बाहर आती है। उसके सामने अथर्व खड़ा था। आप ठीक तो है न? अथर्व के कहने पर विविधा अब भी उसे ही देख रही होती है। अथर्व फिर से उसे पूछते हैं, हेलो, आप ठीक तो हो न? विविधा, जी हाँ, मैं ठीक हूँ, विविधा घबराते हुए कहती है। अथर्व विविधा को इस तरह घबराते हुए देखकर मन में सोचता है, इसे हुआ क्या? इतनी घबराई हुई क्यों है? कहीं इसे भी तो वही एहसास नहीं हो रहा है जो मुझे हो रहा है। तभी तनु आकर विविधा से कहती हैं, तू यही रुक गई, चल न, सभी लोग बस में जा रहे हैं। तभी तनु अथर्व को देखकर कहती हैं, अथर्व सर, आप यहाँ? सभी लोग तो बस में पहुंच चुके हैं। मैं तो विधु को लेने आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। तनु विविधा को खींचते हुए कहती है, जल्दी चल, वरना एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर अथर्व को भी हंसी आ जाती है। सभी लोग बस में अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। एक टीचर्स उन सभी से कहा, अब हम राजस्थान से रणथंभौर के लिए निकल रहे हैं, 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। सभी लोग आ चुके हैं। सभी लोग अपनी उपस्थिति का संकेत दे देते हैं और बस राजस्थान से रणथंभौर के लिए निकल पड़ती हैं। सभी लोग राजस्थान का खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। कुछ औरतें मटके के घड़े से पानी लेकर आती है। राजस्थानी पहनावा घाघरा चोली, वही पुरुष धोती कुर्ता पहने सर पर पगड़ी बांधे मूंछों का ताव देते हुए जा रहे थे। उन आदमियों को देखकर बस में सभी लड़कियां हंस पड़ती हैं। उन सभी से अलग विविधा इन सब चीजों को देखकर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ये सारे नज़ारे जैसे उसने पहले भी कहीं देखे हो। तनु उसे खामोश होते देख कहती हैं, क्या हुआ विधु, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ तनु, बस मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ। विविधा तनु को अपनी मन की बात कहती है। तभी तनु उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, शायद तू थक गई है।
इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। एक काम करना, हम सब रणथंभौर पहुँच कर तू वही थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। हाँ तनु, शायद तू ठीक कह रही है। मुझे थकावट के कारण ही ऐसा महसूस हो रहा होगा। विविधा तनु से कह देती हैं। लेकिन ये बात वही जानती है। कुछ तो है यहाँ जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। थोड़ी ही देर में उनकी बस रणथंभौर पहुंच जाती है। एक आलीशान होटल जो किसी राजघराने से कम न था। उनके स्वागत में वहां के लोग फूलों की माला लिए खड़े थे। खम्मा घनी सा, आइए पधारिए सा, वाह यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं न। हम सभी का स्वागत फूलों की माला से कर रहे हैं। मुझे तो राजकुमारियां वाली फीलिंग आ रही है, फिजा मजाक में कहती हैं। उसकी बातें सुनकर सभी लड़कियां खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। सभी का ध्यान आसमान की ओर जाता है। ये क्या, अचानक से मौसम खराब कैसे हुई? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। होटल का एक आदमी कहता है, लगता है मौसम खराब होने वाली है। आप सभी लोग अंदर चलिए। उनके कहने पर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। ये विधु कहाँ रह गई? तनु विविधा को ढूंढते हुए कहती है। विविधा अभी भी बाहर खड़ी हुई थी। तनु विविधा को पुकारती है, विधु अंदर चल, मौसम खराब हो रहा है, सभी लोग अंदर जा रहे हैं। तनु विविधा का हाथ पकड़े उसे अंदर लेकर जाती है। सभी लोगों को रूम दे दिया गया है। गर्ल्स के 2 रूम हैं। आप सभी डिसाइड कर लो किसको कहाँ शिफ्ट होना है। एंड बॉयज आपके लिए भी 2 रूम है। सबके रूम में सामान पहुंचा दिया गया है। आप सभी लोग रेस्ट करो। कल सुबह 6 बजे हॉल में मिलते हैं। टीचर के इंफॉर्मेशन में सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन अथर्व अभी भी बाहर का आसमान पर काले बादल को देख रहा था। प्रोफेसर अथर्व। प्रोफेसर राघव के पुकारने पर अथर्व का ध्यान उन पर जाता है। जी सर, लगाता है आप सफर के दौरान थक गए होंगे। आप रूम में रेस्ट कीजिए, कल सुबह मिलते हैं। कहते हुए राघव सर चले जाते हैं और अथर्व भी अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ सफर के दौरान सभी लोग सो चुके थे। रात गहरती जा रही थी। मौसम का तापमान 0 हो चुका था। विविधा और उसके बाकी के दोस्त सो रहे थे। तभी खिड़की से हवा का झोंका आता हुआ विविधा के चेहरे पर आया। विविधा अचानक से चौंक उठी। उठते ही वो यहाँ वहाँ देखने लगी। उस समय सभी लोग सो रहे थे। विविधा किसी को भी उठाना नहीं चाहती थी। सामने खिड़की पर नजर पड़ते ही उसे बंद करने की सोची। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ आई थी तब मौसम कितना बदला हुआ था। सोचते हुए विविधा खिड़की बंद करने लगी। तभी अचानक से उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर जाती है। अंधेरे में वह हवेली काली, सुनसान और भयावह प्रतीत हो रही थी। उस हवेली के अंतिम छोर पर जैसे कोई खड़ा हो, उसकी नजर विविधा पर ही थी।